गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज आपको जो अपना अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार उस पर पढ़ाने जा रही हूँ। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। पूर्व में भी आपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रखा होगा, तो इस क्लास में मैं ब्रीफ में आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहूँगी या बताने जा रही हूँ। मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं आप, यानी हम किसको मौलिक अधिकार कह सकते हैं? तो बच्चों, किसी भी नागरिक के लिए जो अति आवश्यक या अनिवार्य अधिकार होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये वे अधिकार हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्रता पूर्वक स्वैच्छिक विकास नहीं कर पाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों के द्वारा जो प्रत्येक देश का संविधान नागरिकों को देता है, उनके द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा या सफल हो पाएगा। कुल मिलाकर ये मौलिक इसलिए भी हैं कि यह मूल विधि, यानी जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमें भी इनका वर्णन है और इनका उल्लेख है। और चूंकि संविधान में इनका वर्णन और उल्लेख है, ऐसे में यह संविधान द्वारा संरक्षित भी हैं। और संरक्षित भी हैं का मतलब है कि इनका उल्लंघन संविधान के अंतर्गत बताई गई संशोधन प्रक्रिया के अलावा नहीं किया जा सकता, या इनमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, या इनको सीमित भी नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके द्वारा प्रत्येक देश के नागरिक, यहाँ पर हम भारत के मौलिक संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मैं इसी संदर्भ में बात करूँगी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने हेतु जो आवश्यक अनिवार्य परिस्थितियाँ चाहिए होती है, आवश्यक होती है, वो ये मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन हमें मिलता है। अब कुछ इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हमारे संविधान में है। और राष्ट्रीय आपात में ये निलंबित हो सकते हैं। केवल जो अनुच्छेद 20 और 21 के 2 मौलिक अधिकार हैं, वो राष्ट्रीय आपात में भी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि वो 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए हैं हमारे संविधान में, वो कौन से हैं। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि मूल रूप से हमारे संविधान में हमको 7 मौलिक अधिकार दिए थे, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 1979 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को, जो कि 31 अनुच्छेद में वर्णित था, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है, और जो हम 300 क में या ए में देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, भारतीय संविधान ने जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं उनकी, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें मिल रहे हैं समानता संबंधी अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार। 19 से 22 तक जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 है वो शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं ब्रीफ में ही कि समानता के अधिकार में सभी भारतीय नागरिकों को बिना किसी धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर
हर संभव, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो नौकरियां या रोजगार के अवसर देने की बात हो, समान माना जाएगा। और साथ ही 17 के द्वारा सभी को, जातियों को समान मानते हुए छुआछूत यानी अस्पृश्यता का भी अंत किया गया और ऐसा करने वाले, छुआछूत करने वाला व्यक्ति को दंडनीय माना है या ऐसा करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। और 18 के अंतर्गत सभी को समान मानते हुए जो सरकार द्वारा उपाधियाँ दी जाती है उनका भी अंत किया गया है। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 19 से 22 तक, जो है स्वतंत्रता संबंधी हमारे अधिकार। तो इसको भी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ बच्चों कि 19 में हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें अभिव्यक्ति की है, कहीं पर भी सभा करने की है, संगठन बनाने की है, देश में कहीं पे भी आने जाने की भी है और देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की भी है। और वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर में भी, जो पहले यह स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते थे, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी बसने की स्वतंत्रता अब भारतीय नागरिकों को मिल गई है। साथ ही अपनी संपत्ति का और अपने इच्छा का व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी इस अनुच्छेद 19 के तहत हमको दी गई है। अगला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा था कि जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं हो सकता है अनुच्छेद या जो मौलिक अधिकार हमको दिया गया संविधान द्वारा, वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करने की या 3 प्रकार के अधिकार दिए हैं। पहला तो ये है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को जो कानून की श्रेणी में अपराध हैं उसके तहत ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर उस अपराध के लिए, यानी एक प्रकार के अपराध के लिए 1 से अधिक बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा है कि वह उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम बच्चों 21वें अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार मिला है और जिसका भी स्थगन किसी भी आपातकाल में या किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मौलिक अधिकार के तहत भारत में स्थापित जो कानून की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत तो उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हरण हो सकता है, पर उसके बिना मनचाहे रूप में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, व्यक्तिक और प्राण दैहिक स्वतंत्रता से। साथ ही इस अनुच्छेद के द्वारा, इस अनुच्छेद में 21वें अनुच्छेद में 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसके तहत एक धारा और जोड़ी गई 21 का। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार भी दिया गया है। अब बात करते हैं 22वें अनुच्छेद की, या 22वें अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार मिला है वह है गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। यानी कोई भी अपनी सत्ता या अपने पावर का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, वरन अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार इसको रोकने के लिए भारत सभी नागरिकों को ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि पहले तो उसको जो गिरफ्तार जिसको किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, फिर 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और साथ ही उसको अपना पसंद का वकील करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। यानी दुर्भावना से या द्वेष के कारण जब ये इस प्रकार की कार्रवाई यदि हो जाती है तो भारतीय संविधान
नागरिकों को गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में यह स्वतंत्रताएं देता है। परंतु बच्चों, कई बार राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश में शांति या देशद्रोह या आतंकवाद या मादक द्रव्य आदि कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उससे उनको वो बच नहीं सकते। इसके तहत एक निवारक निरोध अधिनियम है जो 22 के खंड 3, 4 और 5 में जिसका उल्लेख है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को वो अपराध करने से रोका जाए। यानी ऐसा नहीं है कि पहले कोई अपराध करे और उसके बाद उसको पकड़कर उसका दंड दिया जाए, परंतु निवारक निरोध में यह व्यवस्था की गई है कि गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण के मौलिक अधिकार का फायदा उठाते हुए कोई व्यक्ति देशद्रोह या देश के विरुद्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व न हो जाए या करने न लग जाए, तो इसके लिए निवारक निरोध के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि जो वो अपराध या जो भी अशांति अराजकता फैलाना वाला है उससे उसको रोका जा सके। परंतु यहाँ पर भी कुछ प्रावधान हैं कि ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अधिकाधिक रोका जा सकता है और उससे भी अधिक रोकने की यदि ज़रूरत है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। दूसरा यही कि जिसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है निवारक निरोध के तहत, उसको बताना पड़ेगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और तीसरा कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अपना अभ्यावेदन शीघ्रातिशीघ्र देने का अवसर भी देना होगा। इस प्रकार बच्चों, इस निवारक निरोध के तहत समय समय पर कई अधिनियम बने और ख़त्म किए गए, जिससे कि देश में आंतरिक सुरक्षा बनी रहे, आतंकवाद का खात्मा किया जा सके, विदेशी मुद्रा तस्करी, मादक पदार्थ आदि की तस्करी आदि को रोका जा सके। और समय समय पर इसके संबंध में पोटा है, मीसा है, माकोका है आदि कई अधिनियम आए। अब बात करते हैं हम अगला जो मौलिक अधिकार मिला है, पहले हमने पढ़े अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का, फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का। अब हम पढ़ रहे हैं 23 से 24 शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार मिले हैं भारतीय नागरिकों को, उनके बारे में। तो अनुच्छेद 23 में जो बेगार हैं और मानव की खरीद फरोख्त है, मानव तस्करी है, उसको रोकने का काम किया गया, उसको निषेध किया गया है। और आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में, खानों में या किसी भी जोखिम भरे काम पर उनको काम करने से रोका गया है। अगला जो मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद आते हैं। और इन चारों में सार रूप में कहूँ तो किसी भी भारतीय नागरिक को अपने अंतःकरण से अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी, अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों को करने की, उससे संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने की, उनका पोषण करने की, उनका प्रशासन करने की आज़ादी होगी। साथ ही राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो कि अपनी आय का किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए दान कर रहा है। यानी आप किसी धार्मिक ट्रस्ट को यदि अनुदान देते हैं, एड देते हैं, तो वह इनकम आपकी इनकम टैक्स से फ्री होगी, मुक्त होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 28 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि भारत में कोई भी राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को अनुदान नहीं देगा। अगले अनुच्छेद जो हैं मौलिक अधिकार के, वो हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन 29 और 30 में हम देख सकते हैं। तो आर्टिकल 29 के तहत सभी नागरिकों को
सभी उन अल्पसंख्यक वर्गों को हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में उनको प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और दूसरा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी देख सकते हैं, तथा साथ ही जब सरकार किसी भी प्रकार का अनुदान अन्य संस्थाओं को देगी तो इनके साथ वह किसी भी प्रकार का भेदभाव इस नाते नहीं करेगी कि ये अल्पसंख्यक समर्थित समुदाय के संस्थाएं हैं। अगला जो आर्टिकल या मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, ऐसा मैंने पूर्व में बताया, 44वें संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन हम अनुच्छेद 32 में पाते हैं। इसके तहत बच्चों 5 प्रकार के रिट या आप कह सकते हो लेख के द्वारा भारत के संविधान में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनकी रक्षा या उनको उनके समुचित पालन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय में इन 5 जो हम अब पढ़ने जाएंगे उन 5 के तहत उच्चतम न्यायालय में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने या अवहेलना होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय में जाकर उनकी रक्षा करवा सकता है। तो जो 5 रिट हैं वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में है कि अवैध रूप से जब किसी को बंदी बना लिया जाए तो वह न्यायालय की शरण में जाकर न्यायालय की शरण ले सकता है। तो ऐसे में उसको निश्चित स्थान, निश्चित समय के अंदर बंदी बनाए जाने वाले कारणों को बताते हुए उपस्थित करना होगा। दूसरा है परमादेश। इसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है पदाधिकारियों को कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो उसको कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को आदेश जारी कर सकते हैं कि वे इस मामले में कार्रवाई न करें क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी इस लेख के द्वारा निम्न श्रेणी वाले न्यायालयों को किसी भी कार्रवाई को करने से रोका जाता है या उनको वहाँ पर निषेध किया जाता है। अगला जो लेख है वो है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है या निर्देशित किया जाता है कि जो वो अपने पास लंबित मुकदमे हैं उनका निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, उनको सुनना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, ऐसे में वह उन्हें वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। यहाँ पर भी नीचे वाले अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्रवाइयाँ या विवाद सुनने के कारण लेख जारी किया जाता है। और अधिकार परीक्षा जो 5वां रिट है उसके तहत जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी पद पर, चाहे वो निर्वाचित हो या सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, पर अपना अधिकार जमाता है तो उससे न्यायालय आदेश देकर यह पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों इन 5 लेखों के द्वारा, रिट के द्वारा भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम आज की क्लास का जो ये पूरा हमने मौलिक अधिकारों वाला अध्याय पढ़ा है उसका सार या पूरा निचोड़ में आपको बताना चाहूँ तो ये होगा कि जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। ये अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ कह सकते हो, ये भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है इनको। इनका जो संरक्षण है वो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
साथ ही पूर्व में यानी मौलिक रूप से जो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, क्योंकि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, हटाते हुए या उसको ख़त्म करते हुए उसको सिर्फ एक कानूनी रूप दे दिया गया है। थैंक यू बच्चों। अब अगली क्लास में हम मौलिक अधिकारों से ही संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार आपने पूर्व में भी कई कक्षाओं में बार बार पढ़ ही रखे होंगे। तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आपके लिए इनसे जुड़े हुए जो कुछ विशेष फैक्ट्स हैं उनको जानना ज़्यादा शायद आवश्यक है, जिसको कि हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे और मैं आपको उस क्लास में इससे जुड़े हुए सभी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों।